दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज 8th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है वह 8th चैप्टर है, जिसका टॉपिक है कोशिका संरचना एवं प्रकार। दोस्तों, जो अपना शरीर है, अपनी बॉडी है, एक कोशिका से मिलकर ही बनी हुई है। अर्थात कोशिका कह सकते हैं यह सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। एक कोशिकी भी शरीर होता है, बहुकोशिकी भी शरीर होता है, अकोशिकी भी होता है। जो मनुष्य जाति है, जितने हम लोग जंतु की कैटेगरी में आते हैं, आप उदाहरण देख सकते हैं, मनुष्य देख लें, गाय, बकरी, शेर, चीता, हाथी इत्यादि जितने भी जानवर हैं, सारे के सारे बहुकोशिकी होते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। दोस्तों, पैरामीशियम, इग्लिना ये सब सिंगल सेल में आते हैं, एक कोशिकी की कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरिया अकोशिकी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको यूनिसेलुलर भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार। दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए जाते हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका, इंग्लिश में इसे सेल कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात दोस्तों, जो अपना शरीर बना हुआ है वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हैं बहुकोशिकी जीव की या जंतु की कैटेगरी में आते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, जैसा कि मैं अभी आपको चित्र 8.1 में दिखाता हूँ। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये चित्र रहा 8.1 रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। देखिए दोस्तों, उसी दौरान कोशिका की खोज की गई थी और फिर पता चला कि हमारा जो हम सबका शरीर है वह कोशिकाओं से ही बना होता है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी दोस्तों मतलब होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का रोल होता है जिन वस्तुओं, जिन चीज़ों को, जिन जीव जंतुओं को हम अपनी नग्न आँखों से अर्थात नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको देखने में ये सूक्ष्मदर्शी सहायक होती है। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। दोस्तों, हम बता दें, कोशिका पेड़ पौधों में भी पाई जाती और जानवरों में भी पाई जाती है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कोशिका के बारे में अर्थात सेल के बारे में। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। चित्र में दिखाएंगे 8.2 में और बी में। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें
देखिए, आप विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं, सभी कोशिकाओं से बने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, वो भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ठीक है। तो बट उनकी जो आकार, आकृति, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो ये कोशिकाओं का सेटलमेंट होता, सिस्टम होता, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको स्टडी और उसको देखने समझने के लिए माइक्रोस्कोप और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका अथवा कोशिकाओं का एक समूह? दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे भी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आइए ये देखिए चित्र रहा दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 8.2 में ए में एक ईंट की दीवार है। ईंट की दीवार आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे से बनी हुई है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो प्याज की झिल्ली जो कोशिका से बनी। मैंने अभी आपको बताया था जितने पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, सभी का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। तो ये प्याज की झिल्ली की एक कोशिका है। देखिए किस तरीके से ये सेट है, कुछ कुछ मैच करती ईंटों से, इसीलिए इसकी ईंट की दीवार से तुलना की गई है। जो ईंट की दीवार है वह सीधी सरल है, बट इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अर्थात बड़ी सघनता है और इधर उधर घुमाव है। देखिए दोस्तों, जो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, लाखों के अर्थात करोड़ों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का हम लोग अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं की संख्या, क्या देखना दोस्तों, कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम आपको फिर से दोस्तों बता दें, जितने जंतु होते हैं, जीव होते हैं, कुछ एक को छोड़कर ज़्यादातर जीव जंतु हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात अरबों खरबों करोड़ों की संख्या में उनके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के होते हैं। 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। और 1 करोड़ में 100 लाख दोस्तों होते हैं। देखिए दोस्तों, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं को बना हो बहुकोशिक, अर्थात इंग्लिश में इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी मीन्स अनेक होता है और सेलुलर मीन्स होता कोशिका। तो अपना शरीर कैसा बना है? वह मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिक है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। अभी मैं आपको चित्र 8.3 में ए और बी दोनों पार्ट्स दिखाता हूँ। दोनों जीव एकल कोशिका के बने। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक अर्थात यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स क्या होता है? कोशिका होता है। ये देखो दोस्तों रहा। और पैरामीशियम, अगर आपसे पूछा जाए जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यह कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते, अकोशिक होते या एक कोशिक होते? तो यह एक कोशिका से इनके शरीर का निर्माण होता है। जैसा कि आप अमीबा और पैरामीशियम देख पा रहे हो। अमीबा की कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती, इसमें केंद्रक पाया जाता। पैरामीशियम देखिए जस्ट लाइक स्लीपर शेप्ड अर्थात चप्पल के आकार का भी होता है। ये सब पाए कहाँ जाते हैं? ये पोखर, तालाब, नदियों में पाए जाते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट माइक्रोस्कोप अर्थात नेक्ड आइज, नग्न आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता है। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक
जीवों द्वारा की जाती। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। अर्थात कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक से क्या बनता? अपने शरीर के अंगों का निर्माण होता। अंगों से क्या है? अपने जो अपना शरीर है वह बनकर तैयार हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्रियाकलाप 8.1। अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकता है। मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया था कि तालाब, नदी, पोखर, झरने इत्यादि में यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा ये सब पाए जाते हैं। इनको देखने के लिए बस माइक्रोस्कोप की जरूरत दोस्तों होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की आकृति, अर्थात जो कोशिका होती है इसकी शेप कैसी होती है। चित्र 8.3a को देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, फिर आप देख सकते हैं। ये देखिए 8. अमीबा, कोई आकृति इसकी निश्चित है दोस्तों? नहीं निश्चित है। अमीबा कैसा भी हो सकता है। अगर ऐसा आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि जो अमीबा होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आइए दोस्तों देखते हैं आकृति। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। यह अपनी आकृति बदलता रहता। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाव कहते हैं। पादाव का दोस्तों यहाँ पर मतलब है पैरों से। जैसे अपने पैर हैं ऐसे तो उसके होते नहीं, बट जो होते हैं शिकार को पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जितने पृथ्वी पर जीव हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत है। भोजन की किस लिए ज़रूरत होती? ताकि उनके शरीर में उनको ऊर्जा प्राप्त हो सके और जो भी उनके कार्य हैं वह कार्य वो पूर्तियाँ कर सकें। तो पादाब का मतलब होता है यहाँ पैरों से। जैसा कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, ये प्रवर्त अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते हैं। देखिए अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? मुख से। यह क्या करता है? पैरों से सुरक्षित करके अपने पास लाता है, फिर उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स की जगह आप सेल्स भी बोल सकते हैं। कोशिकाएं भी एक कोश की संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर आपसे पूछा जाए जो WBC है वह बहुकोशिकीय होती है या एक कोशिक, तो आप कह सकते हो यह सिंगल कोशिक एक कोशिक होती है। और जो अमीबा होता है दोस्तों वह एक पूरा जीव होता, बट होता वह एक कोशिक ही है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा 8.4 के 3 पार्ट्स ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी, जैसा कि चित्र 8.4a में दिखाएंगे। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तरकुरूफ होता है। चित्र 8.4b में देखेंगे कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। चित्र 8.4c में देखेंगे। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ये देखिए दोस्तों चित्र रहा, आप लोग आराम से देखिए। चित्र 8.4a गोलाकार रक्त कोशिकाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखेंगे आप B नंबर तर्करूपी पेशी कोशिका B में।
देखिए किस तरीके से है। सी नंबर देखिए, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका यह है, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एवं एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सेल वॉल कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति किसी भी जंतु में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। चित्र अभी आपको हम दिखाएंगे 8.7। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति दोस्तों पाई जाती है। आइए अब देखते हैं कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10,91 भाग, जिसको माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन भी कहते हैं, के बराबर या उससे भी छोटा हो सकता है। 1 मीटर का 10,00,000वें भाग, समझ सकते हैं आप कितना छोटा होगा, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका का जो साइज है वो कैसा होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि जीवाणु कोशिका, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसका वेट तकरीबन 1 से 1.5 किलो होता है। इसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी की बात करें तो वह जीवाणु होता है, 0.1 से 0.5 तक होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 8.2। मुर्गी के एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए। सफ़ेद भाग जो होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग योक होता है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अंडा होता है यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की मरम्मत करना और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करना। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? आइए दोस्तों इस पे भी चर्चा अभी करेंगे हम लोग। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता, अर्थात चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, लगभग कोशिकाएं होती वो 19-20 होती, समथिंग सेम होती। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी, बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से अर्थात कार्य से। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार। आप दोस्तों पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है अर्थात कार्य करता है। जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण, इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न दोस्तों होती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक जो इकाई है, मूलभूत इकाई है, वह कोशिका होती है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कोशिका के भाग। क्या देखेंगे? कोशिका के भाग देखते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के मूल घटक हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। क्या क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक।
चित्र 8.7 में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। आइए दोस्तों, अब देखेंगे क्रियाकलाप हम लोग 8.3। क्या देखेंगे? 8.3। किसी कोशिका के मूल संगठकों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत, जिसको आवरण भी कहते हैं, कवर भी कहते हैं, उसको हटा देना है। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित चित्र भी बनाइए। अब देखें जैसा कि चित्र 8.5। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, पहले आप लोग चित्र देख लें। 8.5 प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। ये देखिए दोस्तों, केंद्रक दिया गया, कोशिका द्रव दिया गया है। कोशिका द्रव एक समथिंग लाइक लिक्विड के फॉर्म में होता है। देखिए, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है? एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था, जो कोशिका द्रव है वह समथिंग लाइक कुछ लिक्विड या चिपचिपे पदार्थ के रूप में होती है। अब देखिए, ये बॉक्स में क्या दिया गया है दोस्तों। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण क्या होता है? ट्राडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड अभी बनाई थी। पहली ने बूझे से पूछा क्या वह जंतु कोशिका का भी प्रेक्षण कर सकता है। आइए दोस्तों, अब देखेंगे क्रियाकलाप 8.4। एक स्वच्छ दांत खोदनी, जिसको टूथ पिक बोलते हैं, अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, लीजिए। इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए, पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका प्रेक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। चित्र 8.6 में अभी आपको हम दिखाते हैं। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये देखिए दोस्तों, चित्र आपको दिया गया 8.6। मनुष्य की गाल कपोल कोशिका, अर्थात अंदर से थोड़ा सा खर्चिए, फिर उसकी स्लाइड बनाइए, चेक करिए उसमें क्या क्या होगा। केंद्रक झिल्ली होगी, कोशिका द्रव होगा, और क्या होगा दोस्तों? और आप लोग बताएं।
कोशिका झिल्ली होगी, केंद्रक होगा, इतनी चीज़ें इसके अंदर दोस्तों होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? कोशिका द्रव। ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है। तो दोस्तों कोशिका द्रव में क्या है? ये एक समथिंग लाइक लिक्विड जैसा होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, वह कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस होता है। गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि, आप इनके विषय में आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग केंद्रक। क्या पढ़ना है? केंद्रक सजीव कोशिका का ये एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती जिनको हम लोग क्रोमोसोम अथवा हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। मनुष्यों की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 46 होती है। जोड़ी की बात करें तो वह 23 होते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन के बारे में। जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। आनुवांशिक की इकाई अर्थात जेनेटिक मटेरियल की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके माता पिता की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माता जी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते अर्थात अलग भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान है? देखिए दोस्तों, अब येलो बॉक्स में क्या दिया गया है? जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। कौन सी कोशिकाएं? जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आप दोस्तों एक सीधी बात समझे, जिसमें केंद्रक होगा वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक नहीं वो प्रोकैरियोटिक है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया है? इन्हें रिक्तिका, इंग्लिश में इसको वैक्यूल कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। दोस्तों,
जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राडेस्केंसिया ट्राडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी हैं। वे पत्ती की कोशिकाओं की कोशिका द्रव में छितरी रहती, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र भी देख सकते हो। 8.7 पादप कोशिका ए नंबर में आप देख पा रहे हैं, और बी नंबर में जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट जो जंतु कोशिका उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक कोशिका झिल्ली, रिक्तका, केंद्रक, कोशिका द्रव इत्यादि पाए जाते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने हरे पेड़ पौधे आप देख पा रहे होंगे उनमें एक हरा पदार्थ उपस्थित होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब आपको ये भी बता दें इसका रोल क्या होता है। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत हेल्प करता है। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए बी अभी जो आपको दिखाया फिर दिखाते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको देखना है। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया, आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए पहले दोस्तों एक बार और चित्र 8.7 ए में पादप कोशिका, बी में जंतु कोशिका। इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये एक छोटी सी टेबल भी दी गई है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती। कोशिका भित्ति पादप में होती है, उसमें अनुपस्थित होती जंतु में, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया। बाकी आप चित्र देख के इस टेबल को कंप्लीट दोस्तों कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं, कोशिका द्रव, यूकैरियोट, जीन, बहुकोशिक केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रक सिर्फ सेंटर होता है, अंग जिसे ऑर्गन भी कहते हैं, कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट, पादप, ऊतक, एक कोशिक रिक्तका, श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC अर्थात वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स भी कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। ये दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी पॉइंट इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना को कोशिका कहते हैं, अर्थात जो कोशिका होती है, सेल होती, वह सबसे छोटी इकाई होती है। इसी से मिलकर ऊतक बनते और ऊतक से मिलकर शरीर के अंग, शरीर के अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। सर्वप्रथम कौर की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण मुर्गी का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसका वेट होता तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के, एक अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते। एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार करती हैं जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। थर्ड हुआ केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसी होती, भिन्न होती।
क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती, बट पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती। पादप ही तो रंग बिरंगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, पत्तियों के रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, हरे प्लास्टिक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। आइए दोस्तों अब करेंगे इस क्वेश्चन के क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अर्थात अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो आप लोग का नंबर देख सकते हैं, का नंबर क्या दिया गया है। एक कोशिक जीव ने एक ही कोशिका होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो एक कोशिक जीव होगा उसमें एक ही कोशिका होती, यह पूर्णतः सही है। इसके आगे आप टी बना सकते, ट्रू है। खा नंबर देखिए, पेशी कोशिका शाकान्वित होती है, फॉल्स, ये गलत है। गा नंबर देखो, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो यह क्या है, यह फॉल्स है। मूल संरचना क्या होती है दोस्तों, मूल संरचना कोशिका होती है। घ नंबर देखो, अमीबा की आकृति अनियमित होती, बिल्कुल सही दोस्तों, अमीबा की किसी भी प्रकार की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है। तो देखो सबसे पहले चित्र अभी आपको हम दिखाएंगे, बट आप समझ लें कि जो तंत्रिका कोशिका है संदेशों को प्राप्त करती है। उसने मैसेज लिया और फिर मैसेज को ट्रांसफर करती है शरीर के अन्य भागों में। जैसे आपके हाथ में कुछ लग जाए, आप उधर ना देख रहे हो, तुरंत ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि आपके हाथ में कुछ लगा है या किसी चीज़ से आप टकराए हो। तो ये कार्य किसका होता है, ये सब तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है, जो जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक ये नियंत्रित करती और समन्वय में मदद करती है। कौन, मानव तंत्रिका कोशिका। देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र 8.4 में सी नंबर देख सकते हैं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। यह क्या है, इसका कार्य क्या है, संदेशों को प्राप्त करना और संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक ट्रांसफर करना, पहुंचाना। इसके अलावा विभिन्न अंगों को क्या करती है, नियंत्रित करती है और एक समन्वय बनाकर रखती है। तो ये क्या है, ये एक तंत्रिका कोशिका दोस्तों है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पर हमें संक्षिप्त नोट लिखना है। का नंबर है कोशिका द्रव। तो दोस्तों कोशिका द्रव होता क्या, चलिए मैं बताता हूँ। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। जेली मतलब होता है अर्ध लिक्विड, मतलब कहने का अर्ध द्रव, सेमी लिक्विड जिसे कह सकते हैं, लिबलवा टाइप का पदार्थ, इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। ये पाया किसके किसके जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग जैसे राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि होते हैं, ये द्रव में ही पाए जाते हैं। ये कोशिका अंगों के बीच पदार्थों के एक्सचेंज अर्थात इधर से उधर ट्रांसफर, विनिमय और हेल्थ सुरक्षित स्टोर करने अर्थात भंडारण में मदद करता है। अधिकांश जो उपापचय की गतिविधियां होती वह कोशिका द्रव के अंदर ही दोस्तों होती हैं। किसके होती हैं, वह होती हैं कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसमें, चाहे तो हम आपको एक चित्र भी दोस्तों दिखा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों चित्र 8.7 ए में पादप कोशिका, जंतु कोशिका। देखो कहाँ कोशिका द्रव दिया गया है और किस किस के बीच में एक कोशिका द्रव पाया जा रहा है। तो ये किसके, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये कोशिका द्रव पाया जा रहा है दोस्तों। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों खा नंबर देखेंगे, कोशिका का केंद्रक यह कैसा होता है, यह गोलाकार होता था, तो कोशिका के मध्य में यह स्थित होता, सेंट्रल में एकदम स्थित होता है। जीवित कोशिका का यह महत्वपूर्ण घटक होता है। इसे हम देखते कैसे हैं, माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की
मदद से इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं और इसे चिन्हित भी कर सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहती है, इसे केंद्रक झिल्ली अथवा दोस्तों केंद्र आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र आवरण भी कहते हैं। यह झिल्ली भी स्वतंत्र होती है तथा कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनको हम दोस्तों गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र इंसानों में कितने होते हैं? संख्या में 46 और जोड़े में 23 होते हैं। जीन के धारक भी हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को अपने माता पिता से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो देखो, एक सेल के अंदर जिलेटिन द्रव में विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, राइबोसोम आदि होते हैं। किसमें होते? कोशिकांग के एक सेल के अंदर जो एक कोशिका होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, राइबोसोम इत्यादि चीजें होती हैं। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर दोस्तों लिखने हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें हम चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र 8.1 पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की तुलना। आप देख पा रहे होंगे चित्र, एक साइड पादप कोशिका ए नंबर में दी गई और बी नंबर में जंतु कोशिका दी गई, प्लांट सेल और एनिमल सेल दी गई है। तो हम आपको बता दें, जो पादप कोशिका होती हैं, प्लांट सेल होती, उनमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल उपस्थित होता है, लेकिन किसी भी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और रिक्तिका की बात करें तो जो पेड़ पौधे होते इसमें जो रिक्तिका होती वह बड़ी रिक्तिका होती, क्योंकि इनको खनिज लवण और जल को खींचना रहता हो। बट जो जंतुओं में होती वह छोटी रिक्तिका अर्थात कहीं कहीं अनुपस्थित भी होती है। और दोस्तों प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड पादप कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता, और जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित दोस्तों होता है। आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, जिनमें केंद्रक पाया जाता वह यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त संगठित सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती, और इसके अंतर्गत जितने जीव होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। उदाहरण प्याज की कोशिकाएं और जो गाल की कोशिकाएं अभी आपको मैंने पढ़ाया। प्रोकैरियोट्स सीधी बात है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जितने जीव आते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण जीवाणु और नीले हरे शैवाल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जीन के क्या होते हैं? धारक होते हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण भी आते रहते हैं। अपने मम्मी पापा से अपना करैक्टर, चेहरा, फेस या वॉइस कुछ ना कुछ मैच करती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचना इकाई समझाइए। जैसा कि मैंने आपको वो ईंट वाला दिखाया था कि उस ईंट से ही तो दीवार बनी है। कैसे बनी है? उसी से बनी है। उसी तरीके से यह भी एक संरचना होती है। इसी तरीके से दोस्तों जितने भी जंतु हैं उनका शरीर कैसा बना है? ये सबसे छोटी इकाई से मिलकर ही इसके शरीर का निर्माण हुआ है। देखो दोस्तों, आप समझे, एक इमारत में ईंटें और दूसरे जीवित में कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाइयां हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। चलिए दोस्तों फिर यह चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र 8.2 ईंट की दीवार प्याज की झिल्ली। इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं? दोनों एक इमारत में ईंटें और दूसरा जीवित जीवों में कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाइयां हैं। जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जैसा कि ईंटें एक इमारत बनाने के लिए एकत्र की जाती हैं, कोशिकाएं हर जीव के शरीर को बनाने के लिए एकत्र होती हैं। कोशिकाओं का एक समूह एक ऊतक बनाता है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। ऊतक का एक समूह एक अंग
निर्मित दोस्तों करता है। और उसी तरह अंगों का एक समूह एक जीव का निर्माण करता है। यही कारण है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई दोस्तों होती है। ये देखो आप लोग चित्र दोस्तों देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। आप पहले समझ लें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता क्या। इसी के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह हरी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल कोशिका ऊर्जा का संग्रह करता है और इसका उपयोग पौधों के लिए भोजन तैयार करने में दोस्तों किया जाता है। अर्थात क्लोरोप्लास्ट का बहुत अधिक रोल है पेड़ पौधों में, बट किसी भी प्रकार का उपयोग जीव जंतुओं में नहीं होता है, बट प्लांट्स में होता है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी तरीके की एनसीईआरटी की क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी, पीसीएस, पीजीटी, टीएसटी और रेलवे ग्रुप डी, सीबीटी 2 के लिए, जब जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, केवी के स्टूडेंट हैं या जो भी यूपी बोर्ड के हैं, सभी के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्त यूपी बोर्ड में भी जो बुक्स हो गई वह एनसीईआरटी पर आधारित हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके के ज़बरदस्त साइंस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, बस आपको दोस्तों करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।